हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के लिए यहाँ पे सम कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम को कवर करेंगे, इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट्स को देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। यदि आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियोस को नहीं देखी हैं तो आप उसे देख लें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक भी करें। ये आपका स्मॉल एफर्ट मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल रहेगा और मैं इम्प्रूवमेंट के प्रति जारी रखूँगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं, जो आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी आप इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी रियल नंबर को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a का मतलब डिविडेंड, b का मतलब डिवाइज़र, q का मतलब क्वेश्चंट, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, और r का मतलब रिमाइंडर। जैसे 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 और ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 2 यहाँ पे डिवाइज़र है और डिविडेंड यहाँ पे 6 है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूक्लिड डिवीजन को 6 के कॉन्सेप्ट में लगाऊं तो यहाँ पे डिविडेंड 6 है, बी मतलब डिवाइज़र 2 है, क्वेश्चन क्यू ये 3 है और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे एल एच एस 6 है और आर एच एस 2 × 3, ये भी 6 + 0 6 ही आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हम किसी भी रियल नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिमाइंडर की यहाँ पे कंडीशन रहती है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कभी भी आपने रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं देखा होगा। रिमाइंडर या तो पॉजिटिव रहता है या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइज़र से छोटी ही रहेगी। डिवाइज़र मतलब यहाँ पे बी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो आर है वो डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 के ये बराबर हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। ये कंडीशन पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा कि रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइज़र से, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 की टेबल में 5 से स्मॉल नंबर 4 है जो 2 बार आता है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो वगैरह वो डेसिमल वगैरह को ना करें तो इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो स्मॉलर है डिवाइज़र से। तो रिमाइंडर जो यहाँ पे 1 है वो डिवाइज़र से छोटा है, तो हम डिवाइड यहीं पे रोक सकते हैं। यही अगर ग्रेटर होता तो वो आगे बढ़ता जाता। ठीक है, और ग्रेटर हम ज़ीरो की मदद से बनाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट वगैरह हो जाता है। तो अगर उसको ना देखें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से स्मॉलर है। ठीक है, तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। मीन्स एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, प्लस जो रिमाइंडर है उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225। मतलब 135 और 225 का एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किन्हीं भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबरों का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी को हम एच सी एफ कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि यहाँ पे 6 है और 8 है। 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3,
और 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। एक बात याद रखना है, ये भी पूछा जाता है पेपर में और एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है, बहुत ईजी है ये, कि नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखिए। मतलब 6 ऐसा छोटा नंबर तो नहीं दिया होगा, ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। जैसे 6 है तो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में किया होगा। ठीक है, तो 6 को आप 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिखते हैं। और हमेशा याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले 3 लिखा और 2 लिखा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं 1 या खुद की टेबल में आएंगे और दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 1 की टेबल में या खुद की टेबल में ही आते हैं, मतलब जो 1 से या खुद से ही डिविजिबल हों। ठीक है, और अगर कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो 1 की टेबल में खुद की टेबल में तो आते ही हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे नंबर की टेबल में भी आते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 और 3 की टेबल में भी आता है। यहाँ पे 8 1 और 8 की टेबल में तो आएगा ही, साथ में 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है। बट यहाँ पे जितने भी अपन को नंबर्स लिखने होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 4 नहीं लिख सकता, ये गलत है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आपको पता है। एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चे अधिकतर 1 करते हैं, पर 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो हम फाइंड कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा और एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना था 135 एंड 225 को। बेटर होगा कि पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लें। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो एचसीएफ कैलकुलेट करने का एक मेथड है और आपके सिलेबस में भी है। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को पहले सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी एक्सप्रेस कर लेंगे। तो देखते हैं। तो आपको पहले देखना है कि जो 135 है और दूसरा नंबर आपको दिया है 225, दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? तो स्मॉलर 135 है। डिवाइड करते वक्त हम इस स्मॉलर नंबर को एज अ डिवाइज़र रखेंगे और डिविडेंड के तौर पे हम इस ग्रेटर नंबर को रखेंगे। यहाँ पे 135 की टेबल में 225 तो आता नहीं है, उससे स्मॉलर नंबर खुद 135 है जो 1 बार आता है। 225 में से 135 गया तो 90। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कोई भी डेसिमल आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है 90, ये बन जाएगा अब डिवाइज़र, और यहाँ पे जो डिवाइज़र है ये बन जाएगा डिविडेंड। मतलब रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र, बी से डिनोट कर रहे थे हम डिवाइज़र को, और जो डिवाइज़र है वो बन गया डिविडेंड। डिविडेंड को हम ए से डिनोट कर रहे थे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब 90 की टेबल में 135 तो नहीं आता है, तो 90 की टेबल में 135 से छोटा नंबर खुद 90 ही होगा। तो सॉरी गलती कर दी मैंने, 1 बार, तो 135 में से 90 गया तो ये 45 आया। अब यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसको हमें बना देना है डिवाइज़र, और यहाँ पे जो डिवाइज़र पहले 90 था अब उसको बना देना है डिविडेंड। 45 की टेबल में 90 आता है कितनी बार? 2 बार, और यहाँ पे 90 में से 90 गया 0। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया बिना डेसिमल करते। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने अप्लाई किया, तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो डिवाइज़र हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे डिवाइज़र है 45 और यही हमारा HCF है। बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी है, कोई भी डेसिमल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो उस टाइम पे जो डिवाइज़र आपका होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के तौर पे एक्सप्रेस करो इसके HCF को।
तो ठीक है, हम एक्सप्रेस कर देंगे। सबसे पहला डिवाइड देखिए, ये रहा, इसमें डिविडेंड क्या है 225। फिर हमें लिखना पड़ता है डिवाइज़र, ये फॉर्म चलता है ना a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो डिविडेंड a यहाँ पे 225 लिख दिया, और b यहाँ पे कितना है 135, और q क्वेश्चन यहाँ पे है 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा था 90, यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा कि यहाँ पे जो 135 है ये डिविडेंड बन गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 135, और फिर डिवाइज़र देखना है वो है 90, तो यहाँ पे लिख दिया 90, और जो क्वेश्चंट है वो है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे था 45। देखिए, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आ जा रहा है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद फिर तीसरे डिवाइड में देखिए कि डिविडेंड क्या बन गया 90, तो यहाँ पे लिख दिया 90, फिर लिखना है डिवाइज़र, डिवाइज़र है 45, ये लिख दिया 45 इनटू क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 2, और रिमाइंडर यहाँ पे 0, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा यही हमारा HCF होगा, तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। सिंपल है, ध्यान से करेंगे तो मैथ्स बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो HCF हमने कैलकुलेट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और एक्सप्रेस करना भी हमने सीख लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब हम सीख रहे हैं कि HCF कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला है HCF 180 एंड 200 से, तो यहाँ पे 180 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी नंबर्स लिखते हैं ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है। तो 2 की टेबल में 180 90 बार, 2 की टेबल में 90 40 बार 45 बार, 3 की टेबल से, अब 2 से डिविजिबल नहीं है 45, तो 3 की टेबल में 45 15 बार, फिर 3 की टेबल में 15 5 बार, और 5 की टेबल में 5 1 बार। इसी प्रकार हम 200 का भी करेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड केप्ट इन माइंड दैट यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही जाता है। भले आप यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं कि पहले 5 से डिवाइड कर दिया या 3 से कर दिया, बट जब यहाँ पे मैं नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ही लिखना है। अब 2 की टेबल में 200 100 बार, 2 की टेबल में 100 50 बार, 2 की टेबल में 50 25 बार, 5 की टेबल में 25 5 बार, 5 की टेबल में 5 1 बार। ये तो सिंपल चीज़ें आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, 5th 6th से ही आ जाता है ये तो। इसके बाद जो 180 है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 200 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या कॉमन है दोनों में, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो HCF निकालने के लिए पहला कॉमन 2 है, इसको एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ये भी बच्चे गलती करते हैं। फिर ये दूसरा 2 कॉमन है, तो इसे लिख देते हैं। फिर और कोई 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे ये 5 लिख दिया, तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से ऑफ a क्यूब b क्यूब c एंड a स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन MCQ में बहुत देखे जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HCF निकालना है, HCF मतलब कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे a क्यूब है और a स्क्वायर है, दोनों में कॉमन क्या है a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इसमें भी है a क्यूब इसमें भी है। चलिए ऐसे देखते हैं, जैसे a क्यूब b क्यूब c है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू a b इंटू b। MCQ अगर आए या ऑब्जेक्टिव आए तो उसमें इतना नहीं करना है आपको, 2 मार्क्स में ये ज़्यादा दिखता नहीं है क्वेश्चन, ये तो बस एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ, बाकी ओरली आप देखिए कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब को हम लिखेंगे a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी। यहाँ पे पहला a कॉमन है, फिर a कॉमन है, फिर एक बार b कॉमन है, वापस से b कॉमन है, और एक बार c कॉमन है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर और ये c। तो HCF आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर c। और यहाँ पे हम ओरली भी कर सकते थे, ये हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है MCQ फिलअप में या 1 मार्कर में। यहाँ पे a क्यूब और a स्क्वायर में से छोटा कौन सा है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिख दो। b क्यूब और b स्क्वायर में से स्मॉलर कौन सा है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिख दो। c और c क्यूब में से स्मॉलर क्या है, c, तो c लिख दो। तो इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब LCM सीखते हैं। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे बच्चों को LCM निकालना तो आ जाता है, बट उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि LCM होता क्या है। जैसे आपको पता है कि 2 और 3 के हम टेबल लिख रहे हैं, मतलब उनको मल्टीपल्स बोलते हैं। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एट्सेट्रा। 3 के क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, इसका भी आगे चलता जाएगा। मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड रहते हैं, जबकि हमने जो फैक्टर्स निकाले थे, जैसे 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 6, ये फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब कि 6 किस किस की टेबल में आ रहा है, तो ये लिमिटेड रहती हैं, फाइनाइट रहते हैं। जबकि मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड रहते हैं, जितनी टेबल आप बना सकते हैं। याद आप भले 10 तक करते हैं, 2 10 जा, ठीक है, बट होती कितनी भी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें कॉमन 6 है। 12 भी आएगा कि 12 2 में भी आ रहा है, 3 में भी, बट दोनों में स्मॉलेस्ट कॉमन क्या है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो है 6। तो इसी को बोलते हैं हम LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों के मल्टीपल्स में से जो लीस्ट कॉमन है वही LCM है। तो ये कंसेप्ट तो आपसे नहीं पूछेंगे, बट वाइवा वगैरह में आपसे फिर भी पूछ लिया जाता है। अब LCM करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, जैसे 51 एंड 90। 51 एंड 90 के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अलग से। 2 की टेबल से 51 डिविजिबल नहीं है, तो 3 की टेबल से 17, फिर है 17, इसके बाद 90 में 2 की टेबल से 45, फिर 3 की टेबल से 15, फिर 3 की टेबल से ये 5, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LCM निकालने के लिए पहले 51 इक्वल्स टू 3 इंटू 17 लिखना है। 90 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये लिखना है। अब दोनों में अगर कॉमन देखते तो वो 3 आ रहा है, तो HCF हो जाता, बट हमें HCF नहीं LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, पहले तो आप भले कॉमन देख लीजिए। कॉमन क्या है दोनों में, 3 है, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख देना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जो कॉमन नहीं है ये सभी लिख दे रहा हूँ, और जो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना अलग अलग करके डिफ़िकल्ट क्यों बना रहा हूँ, तो आप 10th क्लास में उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से करवा रहा हूँ, जबकि बचपन में आपने LCM निकालने के लिए दोनों को ऐसे साथ में किया होगा इस तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट मेरे सजेशन को अगर मानेंगे तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्री बोर्ड्स में कुछ स्कूलों में टीचर्स इस मेथड को मार्क्स नहीं दे रही थी। तो ये मेथड अप्रोप्रिएट भी है और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी है। अब आप जूनियर क्लास में नहीं हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF एंड नंबर्स। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं A और B, उसका आपने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब आप नोटिस करिएगा कि दोनों के प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा LCM और HCF के प्रोडक्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 6 और 8 है, स्मॉल नंबर ही लिया है मैंने, 6 और 8। तो 6 और 8 का HCF आप निकालेंगे तो ये आएगा 2, और LCM निकालेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो A इंटू बी है, A इंटू बी मतलब 6 इंटू 8, ये है 48, 6 8 जा 48, और HCF इंटू LCM ये हो जाएगा 2 इंटू 24, ये भी आ गया 45। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वो HCF इंटू LCM के बराबर आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है।
अच्छा, एक बात हमें और ध्यान देनी है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ या एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, 2 प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, 3 प्राइम तो है बट हमें तो स्मॉलेस्ट प्राइम लेना था तो हम वो ले चुके हैं, और फिर आता है 4, ये कॉम्पोजिट है तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 और 4 का एचसीएफ और एलसीएम आप बता सकते हैं, 1 मार्क का या 2 मार्क का ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ इरेशनल नंबर को प्रूव करना। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जैसे मान लीजिए √2 है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आपने क्लास 9th में भी प्रूव किया था, इसमें जो √2 है इसकी वैल्यू निकाली थी आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपने देखा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिकरिंग था, तो आपने प्रूव कर दिया था कि सिंस ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल होगा। बट इस साल हमें थोड़ा चेंज लाना है, वो चेंज क्या है वो देखते हैं। हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे रैशनल लिख देंगे, मतलब लेट √2 बी रैशनल नंबर। ये थोड़ा अटपटा तरीका लगता है बच्चों को बट यही सही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रूफ इरेशनल करना है, तो हम मान लेते हैं कि चलो रैशनल है और आखिरी में हमारा इरेशनल ही निकलेगा। तो √2 रैशनल नंबर है और √2 a/b के बराबर है। यहाँ पे जो a और b है इसको आप p/q लिख सकते हो, u/v लिख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे मैं √2 को a/b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे जो a और b हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे को प्राइम नंबर का मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, जैसे 2 और 3 है, 15 और 8 है। ज़रूरी नहीं है, बच्चों से पूछता हूँ कि को प्राइम क्या है तो वो तो यही बोलते हैं जो साथ में आए नंबर या जो प्राइम नंबर्स हों, ऐसा नहीं है। वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, बट शर्त क्या होना चाहिए कि दोनों नंबरों का या तीनों नंबरों का, जितने भी नंबर्स बोले हैं उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। यहाँ पे 15 और 8 का एचसीएफ 1 है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं। तो ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, दैट इज देयर एचसीएफ इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो b है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 में, तो ये हो जाएगा b इंटू √2 इक्वल्स टू a। दोनों तरफ आपको स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे b का स्क्वायर b स्क्वायर ही हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। अब आपको ध्यान देना है कि आपको √2 प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो यहाँ पे जो a है, a को आप लेट कर लेंगे कि ये 2k के बराबर है। यदि आपको √3 को प्रूफ करना होता तो आप लिखते कि a इक्वल्स टू 3k के बराबर है, और अगर आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना होता तो आप लिखते हैं कि a की वैल्यू 5k के इक्वल है। तो याद रखिए यहाँ पे a को 2k के हमें इक्वल लेट करना है। ठीक है, तो a की जगह मैं 2k लिख रहा हूँ, तो b स्क्वायर और 2 एज इट इज़, a स्क्वायर की जगह 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर। ये 2 एक कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर आ रहा है। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर के इक्वल टू में भी 2 आ रहा है और b स्क्वायर के इक्वल टू में भी 2 आ रहा है। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर का कॉमन फैक्टर 2 है तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, √2। तो यहाँ पे तो हमने लेट किया था कि a और b को प्राइम है, मतलब इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, मतलब 1 के अलावा इनका कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कॉमन a और b का √2 आ गया, या a स्क्वायर b स्क्वायर का 2 आ गया। तो हमारी बात तो जस्टिफाई नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस आवर सपोजिशन या assumption was wrong and contradictory
मतलब अलग आ गया ना पूरा। देयरफॉर आखिरी में लिख देंगे कि नहीं वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है। अब दूसरे तरीके भी क्वेश्चंस आते हैं रूट से रिलेटेड, इरेशनल नंबर से रिलेटेड। जैसे आपको बोल दिया कि 3 माइनस 2√5 है, इसको इरेशनल प्रूफ करो। तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर। अच्छा ये दिया होगा आपको कि जो √5 है वो इरेशनल है, आपको इस पूरे को इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट 3 माइनस 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b and a and b are co-prime number, that is their HCF is 1। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि रूट को अलग रखना है, अकेला रखना है, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b है। 3 को पहले उधर ले जाते हैं, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट का साइन देखते हैं, राइट का नहीं। 3 पॉजिटिव है, इधर चला जाएगा, तो a अपॉन b -3। यहाँ पे जो -2 है ये मल्टीप्लाई में है √5 के, डिवाइड में चला जाएगा। ये इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, ये बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे। ये माइनस को फिर ऊपर लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो माइनस एक ही बात है, बट हमें न्यूमरेटर में लिखना चाहिए उसे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे LHS में सिर्फ √5 बचा है और RHS में ये है। अब हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था कि √5 इरेशनल है, जब LHS इरेशनल है तो RHS भी इरेशनल होगा। RHS में आ गया a अपॉन b, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं कि √5 अगर इरेशनल है तो RHS भी इरेशनल होगा, उसमें a अपॉन b भी आ गया। अब आप खुद से लॉजिक लगाइए कि पूरा ये इरेशनल प्रूफ हो गया, तो इसमें ये तो रैशनल है ही, 3/2 रैशनल है, तो a अपॉन भी इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 3/2 है, ये रैशनल है, इसमें आप रैशनल ही प्लस करेंगे कुछ तो ही ये पूरा रैशनल आएगा। तो इस वैसे ही अगर आपने 3/2 है, ठीक है, इसमें आपने कुछ इरेशनल ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो √5 है ये इरेशनल है, तो यहाँ पे 3/2 में भी आप इरेशनल ऐड करेंगे तो ही ये पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो याद रखिए कि RHS भी इरेशनल हो गया, इसका मतलब जो 3 माइनस 2√5 है इज इरेशनल। क्यों, सिंस √5 is irrational, which is on left side, therefore a upon b, एक मिनट, therefore जो RHS है, RHS will also be irrational। ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट, ये भी आपको पता होगा, 9th क्लास में एक आधी क्वेश्चन था इसका, तो इस बार तो इसकी पूरी एक्सरसाइज है। क्या है इसमें, इसमें जैसे आपको दे दिया कि 7/8, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर 8 दिख रहा है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, क्लियर कट बताऊं, यदि आपको डिनोमिनेटर में 2 या 5 दिखे, कितनी भी पावर्स हो इनकी, 2 या 5 दिखे या दोनों दिखें और इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं दिखे, तो याद रखिए वो टर्मिनेटिंग होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज में तो ये लिखना है कि
2n इंटू 5n की फॉर्म में डिनोमिनेटर रहना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में है, तो जो q है वो अगर 2n इंटू 5n की फॉर्म में है तो याद रखिए हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बता दूं तो या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 2 है, भले 5 नहीं हो, सिर्फ 2 है और कोई अदर देन 2 या 5 तो नहीं है डिनोमिनेटर में, तो याद रखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे मान लीजिए 37/200 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 200 को हम लिख सकते हैं, जैसे 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये रहा। तो हम इसमें 200 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 और 5 दिख रहा है, कोई अदर नंबर तो है नहीं, पावर तो 3 और 2 कुछ भी हो। यहाँ पे जो ये बेस है ये तो 2 और 5 ही है, तो याद रखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो हमेशा याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है या तो उसमें 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 हो, कोई अदर नंबर नहीं हो, तो ये टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक है। जबकि अगर एक और एग्जांपल लूँ, 79/54, तो 79 को तो कुछ नहीं करना है, 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो है बट अदर देन 2 और 5 भी आ गया 3, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी जल्दी अपलोड होगी, उसमें 1.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कवर किए जाएंगे, और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस रह गए हैं उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा आपका ये जो स्मॉल एफर्ट है। थैंक यू।